हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम आपके सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि बताइए इस एलिमेंट या आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या ये एलिमेंट या आयन आपका डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, या आपका ये एटम या एलिमेंट स्टेबल है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, जैसे केवल Fe लिख दिया गया, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो क्या करेंगे आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। 26 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 26 ही हैं। तो 1s2 यहाँ से स्टार्ट करिएगा। 1s2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6, d में 10 और f में 14। अब 2 इस पे आइएगा, 2s2 खत्म हो गया। 2p पे आइएगा, 2p, p में मैक्सिमम 6। फिर 3s पे आइएगा, 3s2। फिर 3p पे आएंगे आप, फिर 3p के बाद फिर 4s, 4s के बाद आप 3d पे आएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहाँ पे तक? 10, 20 हो गया, 6 बच रहा है, 3d6, 26 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। ठीक है, अब ये भी पूरा भरा हुआ, यहाँ तक पूरा भरा हुआ। d में मैक्सिमम 10 हो सकता है, 6 आया हुआ है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? काउंट कर लीजिए। पहले इसका ऑर्बिटल बना लीजिए। 5 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, उसके बाद 6। देखिए 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल आपका पूरा भरा है, बाकी 4 ऑर्बिटल आपके हाफ फिल्ड हैं, आधे भरे गए हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसमें कैसे पहचानेंगे? अगर एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अगर सभी पेयर्ड हैं तब इसको आप बोलेंगे डायामैग्नेटिक। यहां पे तो केवल एक ऑर्बिटल पेयर्ड है, बाकी 4 अनपेयर्ड हैं। तो ये क्या आपका कैसा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसी में अगर मैं लिख दूं Fe2+, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 ही है, लेकिन Fe2+ का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अभी तक 26 इलेक्ट्रॉन भरा था आपने, अब 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 24 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसी तरीके से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक वही रिपीट हुआ है। अब यहां पे आइएगा 4s और 3d, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वहां जो आपकी आउटर मोस्ट सेल होगी, जो सबसे बाहर वाली सेल होगी, वहीं से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप। तो सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है? ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। ठीक है, तो यानी आप किस सेल तक गए हो? यहां पे देखिए 4s लिखा है, यानी आप फोर्थ सेल तक गए हुए हो। फोर्थ सेल तक गए हो, इसी में आपका 4s है। 3d तो आपका इधर है, इसके पीछे है। इसका मतलब भी मत सोचिएगा कि लास्ट में 3d लिखा है तो 3d आपका लास्ट सेल है। ये केवल एक एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है केवल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया हुआ हो। अब 4s का मतलब यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का मतलब ये फोर्थ सेल की बात हो रही है। फोर्थ सेल तक आप गए हो। अब इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो सबसे पहले आउटर सेल से निकलेगा, उसके बाद अंदर वाले सेल से निकलेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे आप, तो यहां पे 0 हो गया, यहां पे 3d6 ही था। ठीक है,
3d 6 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए डी में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो डी में यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, अब इसी में एक चेंजिंग और कर देता हूं मैं, अगर यहीं पे कर दूं Fe3+, तब क्या होगा, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब आप इस पे आएंगे, अब फोर्थ सेल खत्म हो गया, फोर्थ के बाद थर्ड पे आएंगे, तो थर्ड सेल में देखिए S भी है, P भी है और D भी है। आप जानते हैं फर्स्ट सेल में केवल S होता है, सेकंड सेल में Sp होता है, थर्ड सेल में Spd होता है। थर्ड सेल में देखिए S भी है, P भी है, D भी है, तो सबसे पहले D से निकलेगा, फिर P से निकलेगा, फिर S से निकलेगा, ये ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले D से निकालिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन और निकालना है, 2 निकल चुका है, एक और निकालना है, तो 3D में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखेंगे आप 23 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाइए, 5 ऑर्बिटल हैं इसमें और 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं इसमें, अभी तक 6 थे। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरा मैग्नेटिक ही है। यहां पे पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर कम था, यहां पे और ज्यादा हो गया है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज्यादा पैरा मैग्नेटिक होगा, मतलब उतना ही आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसी में और एग्जांपल देखिए एक, अगर लिख दिया जाए जिंक, इसका होता है 30 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 हो गया। फिर यहां पे आएंगे आप 3d, कितना भरना है, देखिए कितना हुआ, 30 होता है 10, यहां तक हुआ, यहां तक 20, 10 और बच रहा है, तो यहाँ पे 3D में मैक्सिमम 10 होता है, 10 आप पूरा भर दीजिए, 10 हो गया। अब देखिएगा, अब पूछेगा आपसे कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एको हैं, नहीं एको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D में 10 होता है और D में पूरा 10 भरा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है, ये आपका डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, यानी क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सारे ऑर्बिटल सॉरी पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है, यानी अब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, इस लोहे के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, उससे फेंक दिया जाएगा, रिपल कर दिया जाएगा। इसको लेके जाएंगे, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इस लोहे को क्या करेगा, चुंबक अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इसको रिपल कर देगा, भगा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा एटम स्टेबल है, कौन सा एटम स्टेबल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद देख लीजिएगा जो लास्ट में हमको मिल रहा है सबसेल, उस सबसेल में जो ऑर्बिटल है वो आपका पूरा भरा है कि आधा भरा है। जैसे जिंक वाला था, तो जिंक के केस में हमारा ऑर्बिटल अभी देख रहे थे 3d10 आया था, तो ऑर्बिटल हमारा पूरा का पूरा भरा था, यानी फुल फिल्ड था, यानी एटम हमारा क्या था, स्टेबल था। अगर एटम हमारा हाफ फिल्ड होता, आधा भरा होता, यानी 10 होना चाहिए 5 होता, तब भी हमारा ऑर्बिटल क्या होता, स्टेबल होता। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ना आधा भरा है और ना ही पूरा भरा है, तब वो क्या होगा, तब वो स्टेबल नहीं होगा। अगर इसी में 4 इलेक्ट्रॉन कर दूं तब भी अनस्टेबल है, 6 कर दूं तब भी अनस्टेबल है, 7 8 9 तक कर दूं तब भी क्या है, अनस्टेबल है। और जैसे 9 के बाद 10 होगा तब क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा। तो दो ही कंडीशन में स्टेबल है, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो हाफ फील्ड हो जाएगा तब भी स्टेबल है, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो फुल फील्ड हो जाएगा तब भी क्या रहेगा, हमारा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारा एटम स्टेबल है कि नहीं है। ये भी स्टेबल होगा और ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये डी ऑर्बिटल के लिए बता रहा हूँ, यही सभी ऑर्बिटल के लिए होगा। पी के साथ भी यही होगा, एफ के साथ भी यही होगा। एफ में अगर 7 है या 14 है तो स्टेबल होगा। पी में अगर 3 है या पूरा का पूरा भरा हुआ 6 है तो वो स्टेबल होगा। एस में अगर 1 है तब भी स्टेबल है, 2 है तब भी स्टेबल है। ठीक है, चलिए अब आइसोटोप्स पे आते हैं। सुना होगा सबने आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स आपके ऐसे एटम और एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसोटोप्स। इनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे देखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 एंड 1H3 ये आइसोटोप्स हो गए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इस फर्स्ट वाले को प्रोटियम बोलते हैं, सेकंड को ड्यूटीरियम बोलते हैं और थर्ड आइसोटोप्स को ट्राइटियम बोलते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। क्या डिफरेंस है देखिए, जो आपका नीचे लिखा गया है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर और जो आपका ऊपर लिखा गया है इसको बोलते हैं मास। इन सभी का एटॉमिक नंबर देखिए 1 है लेकिन मास देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये डिफरेंस है, ये हाइड्रोजन के केस में है। इसी तरीके से और भी एलिमेंट के मिलते हैं। जैसे कार्बन देखेंगे C12 भी मिलता है, C आपका 14 भी मिलता है, लेकिन इनका दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसी तरीके से आपको ऑक्सीजन के भी मिल जाएंगे। ऑक्सीजन का 16 भी मिलता है, 17 भी मिलता है और 18 भी मिलता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सबका एटॉमिक नंबर 8 ही होता है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, चाहे इधर लिखिए आप, बस एटॉमिक मास को ऊपर लिखिएगा और नंबर को नीचे लिखिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। इधर और इधर आप हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर जो लिखा गया है वो मास है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर है। देखिए ऑक्सीजन में तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर देखिए तीनों का क्या है, डिफरेंट है। यही आपके आइसोटोप्स हुए। और देखिएगा क्लोरीन के केस में भी होता है। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, 35 भी मिलता है, 37 भी मिलता है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में हम एटॉमिक मास क्या माने, 35 माने कि 37 माने, बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक ही एटम के ढेर सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो एक्चुअल एटॉमिक मास निकालने के लिए इनका एवरेज निकाला जाता है, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही सिंपल है एवरेज एटॉमिक मास निकालना। जैसे क्लोरीन का ही देखिएगा, अगर किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो पहले देखिएगा कौन सा आइसोटोप्स नेचर में कितने % में पाया जा रहा है। ये आपका 3:1 रेशियो में मिलता है, नेचर में ये 3:1 की रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या करेंगे आप, जो भी आइसोटोप्स का मास है उसके मास को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 3 करेंगे आप, प्लस अब इसका 37 है
37 इंटू रेशियो कितना इसका 1 है। अब इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे 3 + 1। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप के मास को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 इंटू 3 प्लस इसका मास 37 और रेशियो कितना है 1, 37 इंटू 1 प्लस, अब इन दोनों रेशियो को आप ऐड कर लीजिए 3 + 1। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 35.5 AMU। इतना एटॉमिक मास आता है, इतना मास यूनिट आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया, इसी को बोलते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास। अब इसी को हर जगह लिया जाता है 35.5 को। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, इसको आप बता सकते हैं कि आइसोटोप्स, मान लीजिए आपका 1H1 था, 1H2 और 1H3 था आपका। आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि तीनों एटम आपके एक ही होंगे। तीनों एटम क्या होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। ठीक है, लेकिन क्या इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? नहीं सेम है। इसमें न्यूट्रॉन आपका 0 आएगा, 1 से 1 माइनस करिए 0 आएगा, इसमें 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट होता है। ये आइसोटोप्स की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। दो फार्मूले आपके पास, A = है Z+N और एक दूसरा फार्मूला आपको बता रहा हूं मैं, इधर साइड में लिखता हूं, Z = P = E। ये दो फार्मूले हैं आपके पास। फार्मूला क्या है ये? ए क्या दिखा रहा है? ए आपका एटॉमिक मास है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एन क्या है? न्यूट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा, लिख सकते हैं आप। ए आपका एटॉमिक मास है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहां पे भी जेड आपका एटॉमिक नंबर है, पी प्रोटॉन है और ई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जरा इधर देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का जो वेट होता है, संपूर्ण भार होता है, वो इस न्यूक्लियस पे ही होता है। ठीक है, किसी भी एटम का पूरा वेट इस न्यूक्लियस पे होता है। और एटॉमिक वेट किससे मिलके बना होता है? यानी कि ए, किसी भी एटम का वेट यानी कि ए क्या होता है? P+N। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए, उस एटम का एटॉमिक मास कितना है, उसका वेट कितना है, वो निकल जाएगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही क्या होता है? उसका एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, आप बना सकते हैं अपने तरीके से। तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखा गया है, A = Z+N, यानी एटॉमिक मास = होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अभी हमने आपसे बताया कि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन यहां पे लिखा है Z+N। तो ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पे आप सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं, Z = P = E। किसी भी एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है, ना तो पॉजिटिव चार्ज लगा है ना तो निगेटिव चार्ज लगा है, अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपका लिखा गया है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन लिखा गया है। अब क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस समय क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसका एटॉमिक नंबर तीनों ही कितने होंगे? 17 होंगे।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर क्लोरीन के ऊपर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं लगा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर एक माइनस चार्ज लगा दूं, मैं Cl माइनस कर दूं, तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन बदलेगा, एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता है, तब केवल इलेक्ट्रॉन बदलेगा। माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 17 से क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, लेकिन प्रोटॉन और आपका एटॉमिक नंबर 17 ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से और देखिएगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे और इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया तब। ठीक है, अगर यहीं पे लिख दूं या नहीं प्लस, तब क्या चेंज आएगा? तब केवल इलेक्ट्रॉन एक ठो कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन केवल कम होगा, प्रोटॉन और इसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलने वाला, वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अभी तक 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा और जितना निगेटिव चार्ज लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर को देख करके सीधा। ठीक है, अब किसी एटम का एटॉमिक मास आपको निकालना है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, न्यूट्रॉन निकालना है, मान लीजिए कह दिया जाए किसी एटम का एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, और उसमें प्रोटॉन कह दिया जाए 11 है। किसी एटम का एटॉमिक मास 23 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। अब कह दिया जाए भाई न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालिए, न्यूट्रॉन कितना है उसमें और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आपको प्रोटॉन दिया गया है, प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो प्रोटॉन अगर 11 है तो इस फार्मूले से आप क्या सकते हो? Z इज टू पी, तो या ऐसे कर सकते, P इज इक्वल टू होता है Z के इस फार्मूले से। तो P अगर आपका 11 है तो Z भी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो गया आपका। तो Z तो निकल गया, अब इस फार्मूले में Z आप रख दीजिए। A इज इक्वल टू है Z इज +1, तो A आपका 23 है, एटॉमिक मास 23 दिया गया है। Z आपने निकाल लिया, कितना है आपका? 11 हो गया, और प्लस n, तो n निकाल सकते हैं ना, 23 इसको इधर कर लीजिए, -11 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? n इज इक्वल टू आ गया आपका 12, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, उसका एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार क्या होगा? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो जाए, उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोबार। जैसे दो एग्जांपल लीजिएगा, कैल्शियम और आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास होता है 40। द एटम्स of different element, the atoms of different element having different number of atomic number, having different atomic number but same atomic mass, atomic number different हो but same atomic mass known as isobar। देखिए यहाँ पे इनका एटॉमिक मास सेम है, 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इसका क्या है? 80 है। तो क्या है? आइसोबार है। आइसोबार में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ये है आइसोबार में कि जो दोनों एटम होंगे, दोनों एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो
उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जेड, पी और ई तीनों बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर आइसोबार में तीनों डिफरेंट होता है दोनों एलिमेंट का। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पे 40 में से आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप माइनस करिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन आएगा। यहाँ पे 40 में से 80 माइनस करेंगे तो 22 न्यूट्रॉन आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं आइसोबार में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा। ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, बस सेम क्या होता है, केवल एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है। इसी के बाद एक और आता है आपका आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स को आप आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। जैसे देखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। इसका मान लीजिए एटॉमिक मास है 40, इसका है 50, इसका है 60। ये तीनों के आइसोटोप्स लिखे गए। कार्बन का भी आइसोटोप्स लिखा गया है, ये नाइट्रोजन का भी आइसोटोप्स है, ये ऑक्सीजन का भी एक आइसोटोप ही है। 14, 15, 16 है। अब यहाँ पे 14, 15, 16 इनके मास हैं, 6, 7, 8 इनके एटॉमिक नंबर है। जरा सा इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से इसको आप एटॉमिक नंबर या बोल सकते हैं प्रोटॉन माइनस कर दीजिए। 14 में से 6 माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करिए आप, तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे 16 में से आप 8 माइनस करिए, तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। डिफरेंट एलिमेंट हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तीनों का मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं? तीनों में सेम आ रहे हैं। तो ऐसे स्पीसीज को बोला जाएगा आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ढेर सारे एलिमेंट आपको लिखे रहेंगे डिफरेंट एटम के, लेकिन अगर उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ आयंस आपके सामने लिखे गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। क्या देखिए, क्या इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? F माइनस लिखा गया। इन सभी का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, तभी कुछ काम बनेगा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन एक माइनस लग गया है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। ध्यान सुनिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक माइनस चार्ज लगा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। O2 माइनस लिखा गया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन 2 माइनस लिखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एक प्लस लग गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। Mg2 प्लस लिखा है। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12 और 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा? 10। Al3 प्लस लिखा है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा? 10। तो देख रहे हैं
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है या आयन है बोल सकते हैं, लेकिन इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही बच्चों। इतने टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।